डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन बैच। तो करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स जो हैं हम लोग एवरी वीक करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। होप सो कि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे पूरे के पूरे टॉपिक्स को, और जितने भी टॉपिक्स करवाए गए हैं उनके साथ साथ में हम लोगों ने एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करा है। तो एमसीक्यूज़ जो डिस्कस हुए हैं उसके साथ साथ आपने करना क्या, नोट्स जो आप लोगों ने बनाए होंगे एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में, वो जो नोट्स हैं उन नोट्स को रिविज़न करना भी मस्ट है। रीज़न बीइंग, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका धीरे 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 नोट्स जो है उनका कंटेंट बढ़ता जा रहा है। नोट्स का कंटेंट जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा वो आपके लिए प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। तो अगर आपने साथ साथ में रिविज़न नहीं करी तो प्रॉब्लम बड़ी ज़बरदस्त क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जो रिवीजन है वो मस्ट है। तो अब जो हमारे आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जो है हमें वो पढ़नी है। आपने देखा भी होगा कि जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो हमारे आ चुके हैं, टैक्स रिफॉर्म करा गया है। जीएसटी जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज़ करा हुआ था, पहले ज़्यादा था अब कम कर दिया गया, कुछ के ऊपर वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करा गया है, तो हम उसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया एपिडा, एपिडा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेशनल कमीशन ऑन लेबर। देन कोलिजियन सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे एनचैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। देन है इंडिया और फिजी के जो रिलेशन हैं उनके ऊपर थोड़ी सी हम फोकस करेंगे। टाइफून, ये टाइफून क्या है, जिस तरह से साइक्लोन्स हैं उसी तरह से ये टाइफून है, तो हमें ये देखना है जो अभी रिसेंटली मतलब न्यूज़ में है टाइफून, वो हमें देखना है। नेक्स्ट आ गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो एनएससी सबको पता ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये थोड़ा सा ये देखेंगे। इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 कब सेलिब्रेट करा गया और क्या क्या एम और ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए, हमें ये डिस्कस करना है। तो आज कुल मिला के हम ये 8 से 10 न्यूज़ जो हैं इनको हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल न्यूज़ में है, जीएसटी काउंसिल क्योंकि अनवेल करा गया है जीएसटी 2.0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएसटी कौन सा 2.0, हाँ जीएसटी 2.0 विद नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये हमारे एविडेंस में आए हैं, तो इसका नेम आपने याद रखना है 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, इसको लेकर ये न्यूज़ है। तो इसमें जो टैक्स रिजीम है वो सिटीजन सेंट्रिक बनाया गया है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करा गया है, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रूव करा गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, तो ये चीज़ें इम्प्रूव करी गई हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस हुए हैं जीएसटी रेट्स के अंदर ऑन सर्विसेज विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। तो अब ये तो थी हमारी न्यूज़, अब ये हम एक एक करके बात यहाँ से जो भी हमारे क्वेश्चंस डिराइव होंगे हम उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, जीएसटी काउंसिल के ऊपर। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब इंट्रोड्यूस करा गया था इसे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ कब, ये एविडेंस में आया कब, 2017 में, 2017 के अंदर एविडेंस में आया। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है ये, जो कि लेवे करा जा रहा था सप्लाई ऑफ गुड्स पे एंड सर्विसेज पे इंडिया के अंदर। वैट, वैट की बात करें तो हम सब लोगों को पता है कि वैट की फुल फॉर्म क्या थी, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो कि रिप्लेस कर रहा है मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को, प्रीवियसली ये लेवे करा जाता था बाय सेंटर। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स की। स्टेट टैक्स के अंदर आपको एग्जांपल क्या क्या बताए गए, देखो वैट हो गया या सेल टैक्स हो गया, ठीक है। सेकंड वन एंटरटेनमेंट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मूवी वगैरह जब हम जाते हैं थिएटर जाते हैं तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स वो हमें देना पड़ता है, बट अलग से सेपरेटली वो लिखा नहीं होगा कि एंटरटेनमेंट टैक्स है, वो उसमें जो भी आप टिकट ले रहे हैं उसके साथ वो एड ऑन होके ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग या गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ, ठीक है, इसके ऊपर जो टैक्स है। उसके बाद ऑक्ट्रॉय टैक्स जिसे हम चुंगी टैक्स भी बोल देते हैं, परचेज टैक्स, कोई भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स है, ये सारे स्टेट टैक्स का पार्ट है। नेक्स्ट आ गया सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स में आ गया सबसे पहले फर्स्ट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कौन सा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। देन आ गया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी,
पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर आ गया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, देन आ गया एडिशनल कस्टम ड्यूटी। देखो प्लेन बना हुआ है तो समझ जाओ, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ये आ गया सेंटर के अंडर। सर्विस टैक्स है वो आ गया। एक्साइज ड्यूटी जो कि लेवे करा गया अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, सेंट्रल टैक्स में आ जाएगा। तो आगे बात आई अब हमारी डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर। अब डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर में है क्या, इसमें इंक्लूड हो रहा है सेंट्रल का जीएसटी जिसे हम सीजीएसटी बोल देते हैं। आपने देखा भी होगा जो बिल वगैरह आपको अब जैसे हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं ना, कुछ परचेज करने जा रहे हैं शोरूम में, कहीं सेक्टर 17 में जा रहे हैं या अपना किसी मॉल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका बिलिंग होती है उस बिलिंग में लिखा होता है क्या, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एंड स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल होगा। जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्राइमरी बॉडी है जिसने जीएसटी पॉलिसी मेकिंग करी और रेट डिसीजन क्या रहेगा वो डिसाइड करा। जीएसटी काउंसिल एस्टैब्लिश करी गई थी अंडर आर्टिकल 279 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक जॉइंट फॉर्म है ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, जॉइंट फॉर्म ऑफ सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट आ गया, इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो करेंगे इसको प्रिजाइड, अध्यक्षता इसकी वही करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज अ मेंबर एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, ये होंगे इसमें टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर जिसे नॉमिनेट करा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एज अ मेंबर्स, वो सब इसमें मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट आया अचीवमेंट क्या हुई है जीएसटी के अंडर 2024, 2025, 2024 और 25 जीएसटी रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर ग्रॉस कलेक्शन ऑफ रुपीज 22.08 लाख करोड़। समझ गए कितनी, 22.08 लाख करोड़ ये इसका कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन, ठीक है। और हाईएस्ट एवर ग्रॉस कलेक्शन है ये, जो कि रिफ्लेक्ट क्या कर रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 9.4% की ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है। एवरेज मंथली कलेक्शन स्टूड एट रुपीज 1.84 लाख करोड़, ये है क्या, एवरेज मंथली कलेक्शन। तो तीनों का तीनों जो डेटा पॉइंट्स हमने करे हैं तीनों के तीनों आपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले अब तक का हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन जो हुआ है थ्रू द जीएसटी वो हुआ 28.08 लाख। उसके बाद सेकंड जो है वो हमें पता चल रहा है, ग्रोथ पता चल रही है 9.4% की। थर्ड हमें क्या चीज क्लैरिटी हो रही है यहाँ पे, एवरेज मंथली कलेक्शन जो है थ्रू द जीएसटी वो कितना है, मंथली कलेक्शन 1.84 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इधर से तो आ रहा है, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आया टैक्स रिफॉर्म जो हुए हैं अंडर जीएसटी 2.0, ये वही है बेटा जिसे हम पढ़ के आए हैं 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये वही है। डन, चलो जीएसटी 2.0 रिप्लेस कर रहा है 4 जीएसटी स्लैब्स को। कौन कौन सी, फर्स्ट 5% स्लैब, 12% की स्लैब, 18% स्लैब और 28% का स्लैब। और किससे रिप्लेस हो रहा है, 2 स्लैब सिस्टम। मतलब इससे पहले 4 स्लैब सिस्टम था और अब 4 स्लैब सिस्टम को 2 स्लैब सिस्टम से रिप्लेस करा गया है। 5% मेरिट रेट फॉर एसेंशियल आइटम्स के ऊपर और 18% जो कि स्टैंडर्ड रेट है बाकी चीजों के ऊपर, प्लस अ 40% डीमेरिट रेट फॉर लग्जरी, सिन एंड डीमेरिट गुड्स लाइक टोबैको एंड पान मसाला। तो बहुत अच्छी बात हुई है ना, उसके ऊपर कितना कर दिया, 40% का जीएसटी कर दिया, ताकि लोग अगर देखो उस पर लिखा भी होता है कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसके बाद भी जनता इनटेक करती है ना। तो कम से कम जब पॉकेट से ज़्यादा पैसा निकलेगा तो शायद से थोड़ा कम करे। तो मेरे को लगा कि अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। तो पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, लग्जूरियस चीज़ें हो गई, इनके ऊपर क्या करा है 40% और बाकी के ऊपर 2 स्लैब रखी हैं। इससे पहले
2 पॉइंट, सबसे पहला आपने बात क्या याद रखनी है सबसे पहली, कि जो अभी आया है वो है 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। पहले 4 स्लैब्स थी, अब 4 को हटाकर कितनी आ गई हैं, 2 स्लैब्स आ गई हैं। अब जो 4 थी वो कौन कौन सी थी, फर्स्ट 5% का, फिर 12% का, फिर 18% का, देन 28% का। अब जो रह गया वो 2 स्लैब रह गए आपके, जो मेरिट रेट है वो 5% और जो सेकंड है आपका स्टैंडर्ड रेट वो है 18%। इसके अलावा 40% जो करा गया है वो करा गया है किसके ऊपर, लग्जूरियस चीज़ें जो हैं, लग्जूरियस आइटम्स जो हैं उनके ऊपर, प्लस पान मसाला, टोबैको, इनके ऊपर हो गया 40%। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैक्स रिलीफ फॉर द इसेंशियल गुड्स, फुल जीएसटी एग्जेम्पशन मिली है इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर। एसेंशियल गुड्स में क्या क्या कवर हो रहा है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर एंड इंडियन ब्रेड्स नाउ कैरी निल जीएसटी। इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं होगा, क्योंकि भाई ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली रूटीन लाइफ का पार्ट है। सोचो, चाय बननी है दूध से बननी है, कॉफ़ी दूध से बननी है, सब चीज़ें कहाँ से आनी है, दूध से आनी है। दूध का डेरिवेटिव आ गया पनीर, लोगों को पनीर बहुत पसंद है भाई, जितने नॉन वेजिटेरियंस हैं वो सब के सब तो पनीर इनटेक करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके ऊपर अब कोई भी जीएसटी पे हमें नहीं करना है। लेकिन ये इफेक्ट में आएगा कब से, 22 सितंबर 2025 से। नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की बात करें, GST on small cars, TVs, air conditioners, cement and auto parts has been reduced from 28 से लेके कहाँ तक आ गया, 18% तक आ गया। बहुत अच्छी बात हुई ये भी। GST on renewable energy devices has been reduced from 12% to 5%। तो दोनों आपने याद रखनी है। जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसके ऊपर 28 से कम करके 18 कर दिया, सीधा 10% डाउन। और इधर जो रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस हैं उनमें 12% से सीधा डाउन करके कहाँ पे, 5% पे कर दिया गया। These cuts are expected to stimulate manufacturing। तो कहते हैं ये कट जो किया गया है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करा जाए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करा जाए, ग्रीन एनर्जी अडॉप्शन ज़्यादा करी जाए। जैसे हमारी जो आपकी हैं इको फ्रेंडली कार हैं, इको फ्रेंडली स्कूटर, बाइक्स, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए और डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट अप करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये करा गया है। नेक्स्ट आ जाओ, मेडिकल एंड हेल्थ डिवाइसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीएसटी ऑन 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब वो 33 की लिस्ट है, इन्होंने पूरी की पूरी दे रखी हुई। तो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू निल। जो लाइफ को सेव करने वाली ड्रग्स हैं उसके ऊपर पहले जीएसटी था 12% का, अब वो निल कर दिया गया। जीएसटी ऑन 3 क्रिटिकल ड्रग्स, 3 क्रिटिकल ड्रग्स यूज्ड फॉर कैंसर एंड रेयर डिजीजेस, इनका रिड्यूस करके 5% से कर दिया गया है निल। तो आप देखो कैंसर के पेशेंट भी तो बहुत बढ़ रहे हैं ना, तो ये भी अच्छी बात हुई। नेक्स्ट आ गया, स्ट्रेंथनिंग करेगा ये हेल्थ केयर असेस को। डन। तो ये तीनों की तीनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इस डेटा को इन शॉर्ट करके अपने नोट्स में लिखना है, पूरी डिटेल इस तरह से नहीं मेंटेन करनी है। ठीक है, और आई थिंक पीडीएफ भी आपको मिल रहे हैं। तो जो मेरे को बताया गया वो वही कि पीडीएफ आप लोगों को अवेल हो रहे हैं, तो पीडीएफ जो भी आपको मिल रहे हैं बेटा, उनमें आपने इस चीज़ को ऐड ऑन कर लेना। स्टिकी नोट्स साथ में लगाओ, ताकि जैसे भी जीएसटी का टॉपिक आपने ओपन अप किया तो आपको एकदम से पता हो कि कितने स्लैब थे पहले टैक्स के और अब कितने रह गए हैं, कहाँ पे कितना रिडक्शन करा गया है, लाइफ सेविंग ड्रग्स टोटल कितनी लिस्ट में इंक्लूड करी गई हैं, 33 कौन सी डिजीज़ हैं जिनको कवर करा गया, रेयर डिजीजेज एंड कैंसर उसको कवर करा गया है, उसमें कितनी ड्रग्स को एग्जाम्पशन मिला है, 33 ड्रग्स को जिसके ऊपर कोई जीएसटी पे नहीं करा जाएगा, 40% का जो जीएसटी हुआ वो किसके ऊपर हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टिकी नोट्स पे लिखनी है, शॉर्ट नोट्स बोलते हैं उसको। रिवाइज करने के लिए आप लोगों के लिए इजी हो जाता है शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास बने हों। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आया सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। अब इसमें क्या हुआ है, मिशनरी जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, हार्वेस्टर वो जैसे मतलब जो हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स काम करती हैं, एंड कंपोस्टर्स, जीएसटी रिड्यूस फ्रॉम 12 to 5%। आप देखो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है। इंडिया की इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, और अगर इंडिया की इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर
एग्रीकल्चर है तो इट मीन्स जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो भी आपके असेस हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हैं, आपको मतलब किसानों को जो रिक्वायर्ड हैं, वहां पे तो जीएसटी एटलीस्ट कम करना चाहिए था ना, तो बिल्कुल वही करा गया। 12% से डाउन करके कितना कर दिया गया, 5%। उसके बाद फर्टिलाइजर इनपुट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अब ये फर्टिलाइजर में काउंट हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, इसमें जीएसटी को रिड्यूस करके 18 से कितना कर दिया गया है, 5%। तो फर्टिलाइजर एफ से फर्टिलाइजर और एफ से हो गया 5%, तो मतलब 5%, पहले कितना था 18। नेक्स्ट आ जाओ, लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, मार्बल हो गया, लेदर आइटम हो गया, इस पे जीएसटी रिड्यूस करके कर दिया गया 12% टू 5%। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, अगर ओपिनियन की बात करें, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये लग रहा है कि ऐसी चीज़ अगर अभी एविडेंस में आई है तो इंडिया के अंदर अगर ये चीज़ मतलब हर गवर्नमेंट के टाइम पे इसी तरह से रहे, बिल्कुल उस टाइम पे जब गवर्नमेंट आ रही है और जितने टाइम गवर्नमेंट बरकरार रह रही है, और उसके बाद जो आने वाली गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह के इनिशिएटिव लेके आए, तो सोचो भारत की ग्रोथ होना निश्चित है। भारत में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि गरीब गरीबी है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। तो बहुत बढ़िया बात हुई ये भी। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रेड फैसिलिटेशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल GSTAT विल बी ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2025। अब ये भी ओपन हो जाएगा, जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। तो कौन सा हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल, और कब से ऑपरेशनल हो जाएगा, 2025 से। प्रोसेस रिफॉर्म्स फॉर रिफंड्स एंड रजिस्ट्रेशन विल इम्प्रूव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करेंगे, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे लिटिगेशन को, प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्टिबिलिटी फॉर बिजनेस, और स्पेशली जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके कंटेक्स्ट में ये सारी बात करेंगे। तो जो प्रोसेस है इसका जीएसटी का, उसमें रिफंड्स और रजिस्ट्रेशन जो है इनको इम्प्रूव करा जाएगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है उनके ऊपर फोकस करा जाएगा। तो और सारी चीज़ें मिला के हम कंप्लीट कर चुके हैं किसको, जीएसटी काउंसिल को। अब जीएसटी काउंसिल के अंदर मैंने आपको 4 से 5 बातें जो है वो मेजर बातें बताई हैं। तो बेटा जीएसटी काउंसिल के अंदर ना एक मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आर्टिकल बताया, तो वो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल इस आर्टिकल के अंदर स्टैब्लिश करी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट न्यूज में है एपिडा, APEDA। अब ये एपिडा है क्या, ए से हो गया एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड, मतलब जो तैयार है, फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, जो तैयार हो चुके फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट करने के लिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको हमने नाम क्या दिया है, एपिडा। इन्होंने लॉन्च करा है भारतीय इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा है, भारती। अब देखो एपिडा, एपिडा, एपिडा से एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख लगी हुई है किसको, जो कॉमेडियन है, कौन, भारती, ऐसे याद रख लेना आपने, एपिटाइट, एपिडा, एपिडा मतलब एपिटाइट, एपिटाइट लगी हुई है किसको, भूख लगी हुई है किसको, भारती को। तो भारतीय इनिशिएटिव स्टार्ट करा है एपिडा ने। रीजन क्या है उसको स्टार्ट करने का, स्ट्रेंथन अप करना इंडिया का एग्री फूड एक्सपोर्ट, बस, और इनोवेशन अमंग स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर इनोवेशन की डेवलपमेंट हो पाए और एग्री फूड एक्सपोर्ट जो है उसको बूस्ट मिले, उसकी वजह से स्टार्ट करा गया है भारतीय इनिशिएटिव। अब भारतीय इनिशिएटिव है क्या, भारत हब, भारत हब फॉर एग्री टेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब इसका एम क्या है, इनोवेशन, जो नए नए आविष्कार हैं उसको प्रमोट करना। दूसरा, स्ट्रेंथन अप करना इंडिया के एग्री फूड स्टार्टअप को, और बूस्ट करना जो हमारे एग्री फूड स्टार्टअप हैं उनका जो प्रोडक्ट हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट हैं, उनका एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से हो सके। इसीलिए नाम से क्लियर हो रहा है, भारतीयों के थ्रू बना हुआ जो प्रोसेस्ड फूड है उसको एक्सपोर्ट, उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना इज इक्वल टू भारतीय इनिशिएटिव। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव होगा एम्पावर करना
100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को। तो भारती का टारगेट कितना है? सीधा सेंचुरी करना, ठीक है। एपिडा मतलब एपिटाइट, भूख लगी हुई है किसको? भारती को। भारती कहाँ की रहने वाली है? इंडिया की है। और भारती जो है वो कहती है मेरे को बहुत भूख लगती है, तो मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में कोई भूखा ना मरे, इसलिए हम प्रोसेस्ड फूड जो है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इट मीन्स भारतीय इनिशिएटिव के थ्रू जो प्रोसेस्ड फूड है उसको एक्सपोर्ट करा जाएगा, और इनोवेशन जो हो रही है, स्टार्टअप जो हो रहे हैं प्रोसेस्ड फूड को लेकर या एग्री सेक्टर को लेकर, उसको प्रमोट करा जाएगा, स्ट्रेंथन अप करा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया? 100 एग्री फूड स्टार्टअप जो हैं थ्रू इनोवेशन इंक्यूबेशन जो कि सपोर्ट करेंगे एपिडा गोल ऑफ $50 बिलियन इन एग्री फूड एक्सपोर्ट बाय 2030। ये डेटा है, इसलिए डेटा को एज इट इज ही आपने लर्न करना है। डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब एपिडा है क्या? एपिडा सेटअप करा गया था एपिडा एक्ट के अंडर। कब? 1985 में। तो आपने याद कैसे रखना है? एपिडा, एपिटाइट लगी हुई है किसको? भारती को। तो भारती का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ऐसे दिमाग में रख लेना। जो कि एक कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी लग भी रही होंगी क्लासेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पूछा जाता है कि कौन कौन सी बॉडीज, 4 ऑप्शन होंगे। चारों ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना होता है कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किस बॉडी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला गया। 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस के अंदर वो ढूंढकर जो आपको वो प्रेसी दे रखा होगा वहां से आपको वो क्वेश्चन फ्रेम करे जाएंगे। तो कहने का मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनी है स्टैट्यूट के थ्रू, मतलब लॉ के थ्रू जो बनाई गई है, स्टैट्यूट के थ्रू जो बॉडी बनी है उसे हमने नाम क्या दे दिया? स्टैट्यूटरी बॉडी। वर्क कर रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। प्रमोट करना काम है इसका, डेवलप करना काम है इसका, किसको? एक्सपोर्ट को। और किस चीज का एक्सपोर्ट करना है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का। साथ में प्रोवाइड करना सपोर्ट मार्केटिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर और वैल्यू एडिशन के अंदर। तो ये काम किसके चल रहे हैं? एपिडा के काम चल रहे हैं। तो इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा एपिडा। अभी तक हम लोगों ने 2 बातें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, हमने ये पढ़ा जो जीएसटी को लेकर है। वहां पे हमने जीएसटी काउंसिल की बात करी। कौन सा आर्टिकल बताया बेटा? आर्टिकल 279A। कौन सा आर्टिकल बताया? 279A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हमने स्लैब्स की बात करी, 4 स्लैब हटाकर 2 स्लैब आ गए। लग्जूरियस चीजें हो गई। साथ में जैसे ये आपका जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इंटॉक्सिकेंट्स में आपका पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, इनके ऊपर कर दिया गया 40%, लग्जूरियस आइटम्स 40%। बाकी जो हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर जो हमारा मिडिल फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिली के फेवर में है ये सारे का सारा 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, सारा मिडिल क्लास फैमिली के फेवर में हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एपिडा। तो एपिडा मतलब एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख, भूख लगी हुई है भारती को। भारती जिसका बर्थ 1985 में हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भारती। और ये कर क्या रही है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 100 स्टार्टअप्स जो हैं उसको देखना, और वो भी किस सेक्टर में? फूड सेक्टर के अंदर। गेम ओवर। नेक्स्ट आ जाओ कोलिजियन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट की बात करेंगे, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कोलिजियन सिस्टम। कोलिजियन सिस्टम अब ध्यान से पढ़ना है हमने। कोलिजियन सिस्टम सबसे पहले तो कोलिजियन सिस्टम न्यूज में क्यों है हमें वो पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटर्न टू इट्स फुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ पे रिटर्न हो रहा है, जो कि है 34 जजेस। 34 जजेस कैसे? मतलब 33+1 इस तरह से। 1 कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 न्यू जजेस रिकमेंडेड बाय कोलिजियम सिस्टम। न्यूज में सिर्फ ये है, और भी आगे बहुत बड़ा पैराग्राफ है न्यूज के अंदर, तो हम उस पैराग्राफ को रीड नहीं करेंगे। बस आपने इतना समझ लेना है कि ये न्यूज आर्टिकल है, और इस न्यूज आर्टिकल के अंदर से ये क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट छोटा सा आर्टिकल, मैंने आपको हेडिंग बता दी उसकी, उसका डिटेल नहीं बताया है, और अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कोलिजियन सिस्टम है क्या? इंडिया का जुडिशियल मैकेनिज्म जो कि अपॉइंट करता है और ट्रांसफर करेगा जजेस को टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये है हमारा कोलिजियम सिस्टम के बेस के ऊपर। इट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन
but evolved from landmark Supreme Court judgment, mostly notably the 3 judges cases। ये जो 3 judges cases हैं बड़े ही ज़्यादा रिमार्केबल केसेस माने जाते हैं। तो कहते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है कि कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए, बट जो सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई है 3 जजेस केसेस के अंदर, उसी के बेस के ऊपर ये कोलिजियम सिस्टम जो है उसकी गेम तैयार करी गई है। तो अब सबसे पहले हम देखें जो कोलिजियम सिस्टम का कंपोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें कौन कौन कवर अप होंगे, कौन उसको मिलकर बनाएगा। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 होंगे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 कौन होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे कहां के, सुप्रीम कोर्ट के। ये कोलिजियम सिस्टम उनके लिए है जो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम अलग से जाएगा। बात करें हम हाई कोर्ट कोलिजियम सिस्टम की, तो हाई कोर्ट कोलिजियम सिस्टम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस। तो कौन कौन हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस। ये हो गया हाई कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम। नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट रूल क्या है, कैन रेज ऑब्जेक्शंस बट इफ कोलिजियम reiterates appointment and binding are binding। अब देखते हैं जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये स्लाइड पूरी की पूरी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो हमारा क्या है। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 ऑलरेडी हमने डिफाइन भी करा था बेटा कि आर्टिकल 124 है क्या। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 जो है वो बात करता है किसकी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 124 जो है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट इनको करेंगे कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और बाकी जजेस के साथ अंडर आर्टिकल 124। और 124 क्या कहता है, एस्टैब्लिशमेंट करता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। और साथ में क्या बता रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट हमने एस्टैब्लिश कर रहे हैं इसके अंदर जो जजेस अपॉइंट होंगे उनको अपॉइंट करेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट और विद द कंसल्टेशन ऑफ किसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और बाकी जजेस का। नेक्स्ट आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 217। अब ये 217 बात से क्लियर हो रहा है कि अगर 217 की बात हो रही है तो इट मींस हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल भी गलती ना करना, कुछ स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं कि जो हाई कोर्ट है इट मीन स्टेट की बात हो रही है और स्टेट में प्रेसिडेंट की सेम रिदम पे काम करता है कौन, अपना गवर्नर, तो उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट होएगी वो भी कौन करते हैं, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में जो कंसर्न स्टेट का गवर्नर होगा वो होगा और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और वो भी कौन से हाई कोर्ट के, जो होगा कंसर्न्ड स्टेट उसके हाई कोर्ट के। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एडहॉक जजेस, नाम से क्लियर हो रहा है। एडहॉक जजेस का मतलब वो जजेस इसमें कवर अप होंगे जो जजेस एडहॉक बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने जिनको हायर करा है या फिर हाई कोर्ट जो है वो भी हायर करता है एडहॉक जजेस को। जब जब देखा गया है हमारी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और हमारी जुडिशियल सिस्टम के अंदर, जब जब बर्डन बहुत ज़्यादा हो केसेस का, पेंडेंसी ऑफ केसेस ज़्यादा हो जाए, उस टाइम पर जजेस को एडहॉक बेस पे मतलब टेम्परेरी बेस पे हायर करा जाता है। और जब वो केस सारे के सारी उनकी कंप्लीशन हो जाती है, उन केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उसके बाद वो जजेस की छुट्टी कर दी जाती है, उनको कर दिया जाता है टाटा बाय बाय। ठीक है, तो एडहॉक जजेस आर्टिकल 127 के अंडर। इफ कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोरम क्या होता है, कोरम का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो उसके लिए, ये एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर आपने कोई भी प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो उसके लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहाँ पे होने ज़रूरी हैं, वो होता है कोरम। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन ना पढ़ के ऑफलाइन पढ़ते, तो मैं क्लास में आई तो मैंने देखा कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं 100। अब 100 स्टूडेंट्स ना होकर क्लास के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं 10। तो अब मैंने देखा कि 100 का टोटल स्टूडेंट्स हैं 100 का 1/10 कर दूंगी मैं, 100 का 1/10 करके तो स्टूडेंट्स कितने बैठे हुए हैं
10 बैठे हैं, तो इट मीन्स क्लास में जो भी सब्जेक्ट अब पढ़ाया जाएगा, जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्योंकि क्लास का कोरम पूरा है, तो अब वो रिपीट नहीं होगा। हाँ, अगर वो स्टूडेंट 10 से कम होते तो फिर वो जो टॉपिक है वो टीचर को क्या करना पड़ता, रिपीट करना पड़ता। ठीक है, चलो, तो हो गया क्या, आर्टिकल 127 के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का जजेस का कोरम पूरा है नहीं है, इफ कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज नॉट अवेलेबल, तो CJI with president consent can request a high court judge to sit in the Supreme Court। किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, एडहॉक जजेस की कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एक्टिंग CJI। अब एक्टिंग CJI का मतलब तो आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हैं उनको क्या हुआ कि जैसे बारिश का मौसम था और हुआ क्या, उनकी कार जो थी उसको किसी ने हिट कर दिया और वो थोड़े इंजर्ड हो गए। अब इंजर्ड हो गए तो डॉक्टर ने बोला है कि 3 to 4 months तो इनको लगेंगे। अब उतना टाइम क्या CJI की पोस्ट जो है वो वेकेट जाएगी? नहीं, उनकी सीट वेकेट नहीं रहेगी। उनकी सीट के ऊपर जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वो उतने मंथ्स के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के काम करेंगे। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है आर्टिकल 126 के अंदर। अगर वैकेंसी हो जाए या एब्सेंस हो जाए, तो मैंने यही बताया आपको, तो सीनियर मोस्ट जो अवेलेबल होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्या अपॉइंट कर दिया जाएगा उनको, एक्टिंग CJI। और जितने टाइम के लिए वो इंडिविजुअल एक्टिंग CJI बनकर उनकी सीट के ऊपर बैठेंगे, उतना टाइम तक उनको सैलरी वही दी जाएगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिल रही थी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझें आप कि उनको सैलरी डबल मिलेंगी, एक एक्टिंग CJI की और दूसरा जो खुद वो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नहीं, एक ही सैलरी मिलेगी जिस सैलरी के लिए वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट आ जाओ, रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस अंडर आर्टिकल कौन सा, 128, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा आर्टिकल, 128। क्या बोला गया, प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ CJI may request a retired Supreme Court judge to sit and act as Supreme Court judge for a specified period। कहने का मतलब जो जजेस रिटायर हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 128 प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो उन रिटायर्ड जजेस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी रिटायर्ड जज को, कि सर आप बैठें और काम करें एज अ सुप्रीम कोर्ट जज इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो ये सारी चीज किस आर्टिकल के अंडर होगी, अंडर आर्टिकल 128। डन। चल नेक्स्ट आ जाओ, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होगा। CJI, आउटगोइंग CJI recommends a successor usually by seniority। जो जाने वाले CJI हैं वो अपने सक्सेसर को बता के जाएंगे, अपना सक्सेसर बता के जाएंगे कि मेरे बाद मैं चाहूंगा कि ये बने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। नेक्स्ट आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट जजेस। CJI इनिशिएट करते हैं रिकमेंडेशन, कंसल्ट करते हैं कोलिजियम मेंबर्स को और सीनियर मोस्ट जज को फ्रॉम द कैंडिडेट्स हाई कोर्ट। देयर ओपिनियन आर रिकॉर्डेड इन रिटर्न। तो उनका जो ओपिनियन है वो रिटर्न में रिकॉर्ड भी करा जाता है, जो भी सक्सेसर के कंटेक्स्ट में दिया गया होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कोलिजियम की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो भेजी जाती हैं लॉ मिनिस्टर को, ध्यान रखना है। देन द प्राइम मिनिस्टर हु एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं कौन, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कंसल्ट करके किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड गवर्नर ऑफ दैट कंसर्न स्टेट। तो यहां पे स्टेट है, इस स्टेट को साथ में कर लेना आपने, कंसर्न स्टेट। डन। नेक्स्ट आ जाओ, अब कुछ हम करते हैं इसके ऊपर MCQs। अब यहाँ पे NJAC की बात भी हम छोड़ नहीं सकते, उसके ऊपर भी हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। NJAC मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो NJAC क्या है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। NJAC किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस करा गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को? 98th अमेंडमेंट एक्ट थी,
99th अमेंडमेंट एक्ट थी, 100th अमेंडमेंट एक्ट थी, या फिर 101st अमेंडमेंट एक्ट था? मोस्ट इंपॉर्टेंट 99th अमेंडमेंट एक्ट। कैसे याद करेंगे? 99 है ना बेटा, तो एन से शुरू हो रहा है, एन से 99, 2 बार 9 आ रहा है, एन 9, तो एन जैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। डन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आया, women make up only 4% of the Supreme Court judges। टोटल जितना स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, उस स्ट्रेंथ में से सिर्फ और सिर्फ 4% जो सीट्स हैं, 4% मतलब टोटल नंबर ऑफ जजेस का सिर्फ 4% क्या हैं? विमेन हैं। एडिशनली 331 जुडिशियल वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं हाई कोर्ट के अंदर 2024 तक। हाईलाइट कर रहा है डिले इन अपॉइंटमेंट अंडर द कोलिजियम सिस्टम, जिससे हमें ये हो रहा है, ये पता चल रहा है कि अंडर द कोलिजियम सिस्टम जो इनका अपॉइंटमेंट है, सोचो कितनी पेंडेंसी ऑफ केसेस चल रही होगी। अगर जजेस ही नहीं है तो केसेस को क्या जल्दी से डिस्पोज ऑफ करा जाएगा? नहीं। जज ही नहीं है तो केस सुनेगा कौन? हियरिंग लेगा कौन? तो क्या हो रहा है, 331 जुडिशियल वैकेंसीज हमें नजर आती दिख रही हैं 2024 तक, किसमें? हाई कोर्ट वैकेंसीज के अंदर। तो इट मींस ये जो वैकेंसीज हैं इनको फुलफिल तो करा ही जाएगा। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैब्लिश करी गई थी, ऑलरेडी हमने बात करी ली है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 2014 के अंदर आया। इंटेंडेड टू रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम टू क्रिएट अ मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन मेरिट। अब इसकी जो इंटेंशन थी वो क्या थी? ये इंटेंशन थी, इस इंटेंशन से लाया गया था कि रिप्लेस करा जाएगा कोलिजियम सिस्टम को, क्रिएट करा जाएगा ज्यादा ट्रांसपेरेंट और प्रोसेस बेस्ड सिस्टम को, मेरिट बेस के ऊपर, जहां पे जजेस की क्या हो सके? अपॉइंटमेंट हो सके। विच इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द एनजैक एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया, वॉइड करा गया। कहते कौन सी एक्ट से? किस इंस्टीट्यूशन ने डिक्लेयर करा था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला? तो सबसे पहले क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बोला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने बोला? तो आपको पता ही आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो बेचारे बोलने से रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो एनजैक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये गेम कर देगा खराब, तो हमें ये नहीं चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट आ जाओ। द कोलिजियम सिस्टम इन इंडिया इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोलिजियम सिस्टम जो इंडिया के अंदर है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? अपॉइंटिंग एंड ट्रांसफरिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या अप्रूव कर रहा है अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर लेजिस्लेटिंग न्यू लॉ फॉर द जुडिशरी, या फिर इलेक्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है बेटा? कोलिजियम सिस्टम जो इंडिया के अंदर है वो रिस्पॉन्सिबल है इनमें से किस चीज के लिए? तो आंसर हमें पता चल ही चुका है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो अपॉइंटमेंट देखता है और ट्रांसफर देखता है जजेस की, और रिकमेंडेड बाय अ फॉर्म ऑफ सीनियर जजेस। उसी को तो हमने बोला है कि उन्हीं की तो कोलिजियम सिस्टम होता है यो। नेक्स्ट आ जाओ। हाउ वाज द कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कोलिजियम सिस्टम को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किस तरह से किया गया था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन था, या बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया? किस तरह से आया? तो सबसे पहले थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, शायद से ये हो सकता है, या फिर थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी वजह से आ गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया, उसके बेस पे आ गया, या फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आई बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसके थ्रू आया, या फिर प्रेसिडेंट की डिक्री से आया। प्रेसिडेंट डिक्री मतलब डिक्री इज अ काइंड ऑफ ऑर्डर, डिक्री और ऑर्डर। जब आप जुडिशरी के अंदर, परमात्मा करे कि हर बच्चे का एग्जाम क्लियर हो, जब आप जुडिशरी के अंदर एंटर करेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा डिक्री, ऑर्डर, ये क्या चीज़ें होती, तो ये सारी डिटेल में आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ। तो क्या है? कोलिजियम सिस्टम जो इवॉल्व हुआ है थ्रू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग इन 1993। जो लैंडमार्क जजमेंट आई थी, कौन सी जजमेंट्स आई थी?
हमने ऑलरेडी बात भी करी है, बिल्कुल जब न्यूज में चल रहा था वहां से हमने बात करी है। जी, 3 जजमेंट केसेस, तो 3 वो केसेस हैं, बट वो मैंने इसलिए नहीं साथ में करवाई क्योंकि वो आपका लीगल एप्टीट्यूड का पार्ट है, तो लीगल एप्टीट्यूड में आपके वो 3 केसेस जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच AI बेस्ड पोर्टल was launched by Supreme Court of India to assist in its work। तो कौन सा AI पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले सुप्रीम AI, या फिर जुडिशियल AI, या फिर सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, या फिर AI कोर्ट असिस्टेंट। क्या लग रहा है? ऑप्शन 3 लग रहा होगा आपको, या आपको लग रहा होगा ऑप्शन 4, लेकिन आंसर है हमारा ऑप्शन 3। द सुप्रीम कोर्ट लॉन्च्ड सुपेस मतलब फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी एंड AI बेस्ड पोर्टल है ये, जो कि हेल्प करेगा सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट आ जाओ। अब अगला टॉपिक है हमारा जो न्यूज में है, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन। तो ह्यूमन राइट कमीशन फ्लैग्ड अ केस ऑफ 14-year-old जिसको बॉन्डेड लेबर मतलब एज अ बॉन्डेड लेबर एंड अबंडेंड आफ्टर अ सीरियस इंजरी, कॉलिंग इट अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड स्पार्किंग डिस्कशन ऑन बॉन्डेड लेबर। तो इट मींस ये तो है न्यूज का आर्टिकल। अब न्यूज आर्टिकल में से हम जो टॉपिक निकालेंगे वो टॉपिक देखो क्या है। तो सबसे पहले तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर, तो देखते हैं। अब सबसे पहले तो लेबर की बात हो रही है, तो लेबर की बात हुई है तो इट मीन सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है बॉन्डेड लेबर को, ये बॉन्डेड लेबर है क्या। तो सबसे पहले बॉन्डेड लेबर, द टर्म बॉन्डेड लेबर हैज बीन डिफाइंड बाय द नेशनल कमीशन ऑन लेबर। इसने डिफाइन करा है किस टर्म को? बॉन्डेड लेबर को। इसका मीनिंग क्या बताया गया? लेबर विच रिमेन्स इन बॉन्डेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर द डेट इनकर्ड। एक ऐसी लेबर जो बॉन्डेज में रहे, बंधन में रहे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उस डेट के लिए, उस कर्ज के लिए जो कि उस टाइम पे मिल रहा है। इनकर्ड इंडिविजुअल आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर क्रेडिटर्स आइदर विदाउट पे और फॉर मिनिमल वेजेस। अब जो भी इंडिविजुअल बेचारे जिनको फोर्स करा जाता है काम करने के लिए, क्रेडिटर्स के लिए जिन्होंने मतलब पैसा दे रखा होता है, दूसरा या तो विदाउट पे उनसे काम करवाया जाता है या बहुत ही कम वेजेस के ऊपर उनसे काम करवाया जाता है। तो इसे डिफाइन करा है किसने? नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने। किसको? बॉन्डेड लेबर को। नेक्स्ट आ जाओ। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क हैं जो कि प्रोहिबिट कर रहे हैं बॉन्डेड लेबर को इंडिया के अंदर? तो सबसे पहले आर्टिकल 21। आपने फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग में हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उसके बाद रह गया हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट। 6 फंडामेंटल राइट के अंदर से एक है आपका आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 देखो, सबसे पहला है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट फंडामेंटल राइट। फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और लास्ट फंडामेंटल राइट होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में थे तो उस टाइम पे एक और था इसके साथ, राइट टू प्रॉपर्टी, बट राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। आर्टिकल 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी बन चुका लीगल राइट। फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में बच के टोटल 6 फंडामेंटल राइट। उनमें से जो आपका सेकेंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, वो हमारा डील करता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो फंडामेंटल राइट फॉल करता है, आर्टिकल 19 टू 22, वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम के अंदर अब आर्टिकल 21
राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो क्या बोला गया है, आर्टिकल 21 जो है वो गारंटी दे रहा है राइट टू लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की, जो कि इंक्लूड कर रहा है लिविंग विद डिग्निटी, कि हर इंसान को जिंदगी जीने का हक है और वो भी आत्मसम्मान के साथ, मतलब डिग्निटी के साथ। ठीक है, कौन बोल रहा है, आर्टिकल 21 बोल रहा है। आर्टिकल 23, अब आर्टिकल 23 जो है ये हमारा आर्टिकल थर्ड फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। और थर्ड फंडामेंटल राइट क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 अब ये प्रोहिबिट कर रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स्ड लेबर को, और डिक्लेयर कर रहा है कि ये दोनों चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो किसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या आ जाएगा बेटा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ह्यूमन का, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो डिसजेंडर है, कोई बूढ़ा बंदा है, कोई बूढ़ी आंटी है, कुछ भी है, उनको इधर से उधर इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, समझ गए। और साथ साथ में उनके ऑर्गन्स को ध्यान रखना है, ऑर्गन्स को भी इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना कंसिडर करा गया है किसमें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। ठीक है, और दूसरा क्या है, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, इसको डिक्लेयर करा गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 23 के। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 24 ये भी किस फंडामेंटल राइट का पार्ट होगा, थर्ड फंडामेंटल राइट का पार्ट होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हमारे दो आर्टिकल फॉल करेंगे, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। डन। चलो, आर्टिकल 24 जो है ये प्रोहिबिट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्रीज, माइंस और हैजार्डस ऑक्यूपेशन। आर्टिकल 24 जो है वो क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि भाई जो बच्चे हैं बिलो 14 ईयर, 14 साल से नीचे की उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम नहीं करवाया जा सकता फैक्ट्रीज के अंदर, माइंस के अंदर या किसी ऐसी हैजार्डस ऑक्यूपेशन के अंदर जहां पे उनकी लाइफ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। लेकिन ध्यान रखना है एज कितनी है, बिलो 14 ईयर। समझ गए। तो आर्टिकल 21 पता चल गया आपको, 23 पता लग गया, 24 पता लग गया। आर्टिकल 21 सेकेंड फंडामेंटल राइट का पार्ट है। सेकेंड फंडामेंटल राइट क्या है आपका, राइट टू, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से आर्टिकल फॉल कर रहे हैं, 19, 20, 21, 22। 21 किसकी बात कर रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है कि हर इंसान को हक है कि वो अपनी जिंदगी को डिग्निटी के साथ जिए। उसके बाद आ गया आर्टिकल 23 जो बात कर रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फोर्स्ड लेबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट ये सेकंड फंडामेंटल राइट नहीं, थर्ड फंडामेंटल राइट का पार्ट है। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बात क्या कर रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ना आप किसी फैक्ट्री में, ना किसी माइन में, किसी भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन के अंदर, खतरनाक काम के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, नहीं तो आप उड़ा दिए जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट यहाँ पे न्यूज में कवर हो रही है तो कवर करनी पड़ेंगी। तो पार्ट 4 के अंदर कवर होंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 में जो आर्टिकल दे रखा है वो आर्टिकल होगा 36 से लेके 51 तक। ये डील करते हैं किससे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और डीपीएसपी है क्या, काइंड ऑफ डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस, काइंड ऑफ डायरेक्शंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट इन डायरेक्शंस को देता है स्टेट को, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो पाए। क्या हो पाए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बट डीपीएसपी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट बाइंडिंग। सिर्फ और सिर्फ वो क्यों क्रिएट करी गई है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसको मानना या डीपीएसपी को ना मानना ये टोटली एक्सक्लूसिव पावर है किसकी,
स्टेट की, चाहे तो उसको माने चाहे वो उसको ना माने। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 42 जो है वो इंश्योर करता है जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस को। आर्टिकल 43 बात करता है स्टेट कि स्टेट को सिक्योर करना चाहिए लिविंग वेज और डिसेंट वर्किंग कंडीशन, ये स्टेट को इंश्योर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43। आर्टिकल 46 ऑफ डीपीएसपी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करने की बात कर रहा है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर disproportionately affected by bonded labor, thereby aiming to protect them from एक्सप्लॉयटेशन, कि उनको एक्सप्लॉयट होने से बचाया जा सके। तो कौन कौन से आर्टिकल आ गए डीपीएसपी के अंदर? यहाँ पे आर्टिकल 42 की बात हो रही है, 43 की बात हो रही है और 46 की बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है बॉन्डेड लेबर सिस्टम के लिए। बॉन्डेड लेबर सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए एक एक्ट आया 1976 के अंदर, डबल स्टार लगाएं इस एक्ट पे, जो कि अबॉलिश कर रहा है कि बॉन्डेड लेबर खत्म की जाए, फ्री बॉन्डेड लेबर फ्रॉम ऑब्लिगेशन, बॉन्डेड लेबर को ऑब्लिगेशन से फ्री करा जाए एंड क्रिमिनलाइज सच प्रैक्टिस, और अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस चल रही है हमारी सोसाइटी के अंदर तो उस प्रैक्टिस को क्या एक क्रिमिनलिटी का दायरा दिया जाए। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया? 1986 में आया। कौन सा? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। और इस एक्ट को अमेंड कब करा गया? 2016 के अंदर अमेंड करा गया। प्रोहिबिट कर रहा है चिल्ड्रन को अंडर 14 फ्रॉम वर्किंग एंड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है एडोलेसेंट को 14 to 18 ईयर फ्रॉम हैजार्डस ऑक्यूपेशन से। तो इट मीन्स अब देखी जाए तो ये बात तो डीपीएसपी के अंदर भी लिखी हुई है। ये बात अगर डीपीएसपी के अंदर भी लिखी हुई है तो इट मीन्स डीपीएसपी तो बाइंडिंग नहीं है। अब डीपीएसपी अगर बाइंडिंग नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक एक्ट बनाया गया, उसी डीपीएसपी के पॉइंट को उठाकर उस एक्ट में लिख दिया गया। एक्ट का मतलब है कानून, और जो चीज बाइंडिंग नहीं है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए एक्ट आकर उसको बाइंडिंग बना दिया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ये कब आया? 2015 के अंदर आया। कौन सा? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। और ये प्रोवाइड क्या कर रहा है? केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन नीड, जिन बच्चों को जरूरत है, क्योंकि उनके नाम के साथ ही लिखा हुआ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो नेक्स्ट आ जाओ, भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम इन शॉर्ट बोल देते हैं बीएनएस 2023, एड्रेस कर रहा है ऑफेंस ऑफ अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। अनलॉफुल तरीके से जो कंपल्सरी लेबर करी गई है उसे एक ऑफेंस डिक्लेयर करा गया है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है साथ में लीगल प्रोविजंस, ताकि रोका जा सके और पनिश करा जा सके फोर्स लेबर प्रैक्टिस को। इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस जो इसको लेकर बनाई गई हैं तो वो क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, CRC 1989, आर्टिकल 32 mandates protection of children from economic exploitation and hazardous work, ये इसके अंडर है। अगर हम फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 की बात करें तो वो हमें क्या दे रहा है? बेटा फंडामेंटल राइट का ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 नहीं है। जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 है वो क्या दे रहा है हमें? रिट्स इशू करके देगा। समझ गए? और इन रिट्स को इशू करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो कितनी तरह की रिट्स हैं वहां पे? 5 टाइप की रिट्स दे रखी हैं। बट यहां पे हम जो आर्टिकल 32 बात कर रहे हैं वो किसका है? नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, इसका आर्टिकल 32 है। डन जी, समझ आ गया? एक बार नजर मारो जरा, थोड़ा पानी पी लूं मैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट आया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन।
कन्वेंशन 182 वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 1999, जिसे रेटिफाई करा किसने? इंडिया ने। नेक्स्ट आ जाओ, जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडिया और फिजी के रिलेशनशिप को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया फिजी रिलेशंस। तो न्यूज़ में था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी हैं, इन हिज 3-day विजिट टू इंडिया, 3 दिन इंडिया की विजिट पे रहे, और जो बात हुई इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ वो हुई है स्ट्रेंथन अप करने के लिए बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशन। कौन कौन से टू नेशन? एक इंडिया और दूसरा फिजी। इंडिया जो है वो अग्री कर गया है कि हम प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फिजीज मिलिट्री। फिजी की मिलिट्री को हम ट्रेनिंग देंगे, इक्विपमेंट जो है वो देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ये फिजी की मिलिट्री के लिए हम एग्री कर चुके हैं इन बातों के ऊपर। कोलैबोरेट होगा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के साथ में मिलिट्री मेडिसिन, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और साइबर सिक्योरिटी। जो सबसे मेन रहा यहाँ पे फोकस वो किसके ऊपर रहा? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर रहा। किन किन के बीच में? इंडिया और फिजी के जो बात हुई है उसके बीच में। अब अग्रीमेंट जो है, अब इसमें यहाँ से अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे वो शुरू होंगे इंडिया और फिजी के रिलेशनशिप को लेकर। तो सबसे पहले एग्रीमेंट जो है इसमें इंक्लूड हो रहा है 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नंबर 1। जन औषधि, औषधि जन मतलब पब्लिक, औषधि मतलब मेडिसिन, तो मेडिसिन को लेकर बात हुई है। थर्ड, हील इन इंडिया, टेलीमेडिसिन अंडर ई संजीवनी। नेक्स्ट आ जाओ, फोकस जो करा गया वो हिंदी संस्कृत स्टडीज के ऊपर बोला गया कि इसके ऊपर फोकस करा जाएगा। नेक्स्ट, गिरमितियाज। ऑलरेडी जो इससे पहले लेक्चर हुआ है उसमें मैंने आपको गिरमितिया बताए थे कि ये गिरमितिया है क्या, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वहाँ पे उनके कंटेक्स्ट में जब फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला तो हमने गिरमितिया की बात वहाँ पे करी थी। सेम वही बात आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। इंडियन गिरमितियाज है क्या? इंडियन इंडेंजर्ड लेबरर्स हैं। इनकी रिकग्निशन स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल, स्टूडेंट मोबिलिटी, इन सब चीज़ों को लेकर इसके ऊपर फोकस करा गया है और जॉइंट विजन रखा गया। तो जॉइंट विजन जो रखा गया वो क्या रखा गया है? इंडो पैसिफिक पीस को जॉइंट विजन पे रखा गया है। उसके अलावा सपोर्ट करा गया है इंडियाज यूएनएससी मेंबरशिप को, काउंटर टेररिज्म को सपोर्ट करा गया, ये जॉइंट विजन के अंदर है। क्लाइमेट एक्शन जॉइंट विजन के अंदर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जॉइंट विजन के अंदर है। साउथ साउथ कोऑपरेशन जॉइंट विजन में है और रीइंफोर्स करा जाएगा इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को। इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना, IPOI। IPOI क्या बना? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। काउंटर बैलेंस करेगा चाइनीज इन्फ्लुएंस को इन द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के अंदर। तो इन शॉर्ट हम इसे पिक्स भी बोल देंगे। अब फिजी जो है वो एक कंट्री है, हमें सबको पता है, एक आर्कियोपेलागो है। कहाँ पे? साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर, पार्ट ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज काउंट होगा ये। लोकेशन जो लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ ऑकलैंड, ऑकलैंड नॉर्थ ऑफ ऑकलैंड में। न्यूजीलैंड कंप्राइजेस ओवर 300 आइलैंड से बना हुआ, विच अराउंड 100 आर इनहेबिटेड, जिसमें से आउट ऑफ 300 100 जो आइलैंड हैं वो इनहेबिटेड हैं। नोन एज द, इसे बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो सॉफ्ट कोरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया? फिजी को बोला गया। इट हैज ओवर 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कोरल रीफ्स। अब ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं इतनी डेप्थ में नहीं हम जाएंगे। मूंगा सुना है ना आप लोगों ने? मूंगा मतलब जैसे ये मैंने भी मतलब पहन रखा है हाथ में, मूंगा। तो ये बनता है रीफ से, रीफ मतलब चट्टान, और ये बनती है एक ऑर्गेनिज्म से जो पानी के अंदर रहता है, जिसे हम बोलते हैं कोरल या फिर हम बोलते हैं साइकन। उनकी जो बॉडी है ना, मतलब जैसे ये एक साइकन हो गया, इसकी जो बॉडी है ना, इसका बेटा जो आउटर स्केलेटन है, आउटर स्केलेटन इसका कैल्शियम से बना होगा। तो आउटर स्केलेटन अगर इसका कैल्शियम से बना हुआ है तो जैसे जैसे अब ये जो बेचारा कोरल है ना, ये जो साइकन है, ये खाता क्या है? ये लिविंग होता है। सोचो एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, पानी में रहता है, ये इसकी एक ओपनिंग है,
ये इसका माउथ होता है और यही इसका एनस है। तो ये इसी के थ्रू इनटेक करता है, इसी के थ्रू, इसी ओपनिंग के थ्रू इजेस्ट भी करता है। जब कभी समंदर के पानी के अंदर कोई रेत का एक छोटा सा पार्टिकल इसके माउथ से एंटर हो गया तो इस बेचारे कोरल की डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई तो इसकी जो अंदर की बॉडी है वो तो सारी की सारी श्रिंक कर जाती है, और श्रिंक कर गई तो जो आउटर स्केलेटन होता है, जो किससे बना होगा, कैल्शियम से बना होगा, वो धीरे 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 इस तरह से ट्रैप बन जाता है। इसके अंदर जो बॉडी थी ना, ये तो पूरी श्रिंक कर गई, तो अब ये इस तरह से पूरा इस तरह से हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो गया तो पता नहीं, कहते एक दिन के अंदर समंदर के अंदर कितने कोरल ऐसे मर जाते हैं। अब जितने कोरल्स मरेंगे, क्योंकि डेड बॉडी है, तो पानी जो है वो पानी क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। पानी ने फोर्स अप्लाई करी और ये कोरल जाके समंदर के किनारों पे सेट हो जाते हैं, या जहां पे इनको लगे कि हल्का सा, इनको लगे मतलब सेटल होने के लिए सबस्ट्रेटम इनको बढ़िया मिल जाए, ये वहां पे सेट हो जाएंगे। और एक के ऊपर दूसरा कोरल, के ऊपर तीसरा कोरल, चौथा कोरल, उनकी जो डेड बॉडीज हैं, उनका जो कैल्शियम का बना हुआ पूरे का पूरा एक्सोस्केलेटन है, वो ही कॉम्पैक्ट होकर रीफ की फॉर्म ले लेता है, और उसे हम नाम देते हैं कोरल रीफ। समझ आ गई बात? चल नेक्स्ट आ जाओ। फिजी जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है फिजी के अंदर। इंडिजीनियस फिजियंस यहाँ पे रहते हैं, इंडियंस यहाँ पे रहते हैं, यूरोपियंस भी हैं यहाँ पे, अदर कम्युनिटीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी। बट यहाँ पे मेन जो ये होम माना गया वो किसका, श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल का। कौन सा? श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल, जो कि लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है सदर्न हेमिस्फेयर का। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है। कौन सा टेम्पल हो गया? हिंदू टेम्पल। नाम क्या है इसका? श्री शिवा सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल, और सदर्न हेमिस्फेयर का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है ये। तो है ये कहाँ पे? फिजी के अंदर। फिजी की लोकेशन की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ फिजी जो है वो लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। किसके अंदर? साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर। ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है एंड नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 330 आइलैंड से बना हुआ है ये। 500 आइलैंड्स एंड रीफ्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। 110 आइलैंड जो हैं वो इनहेबिटेड हैं, 100 से लेके 110, तो 100 से 110 आइलैंड जो हैं वो इनहेबिटेड हैं। कैपिटल जो है वो है इसकी सुवा। किसकी? फिजी की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी डेमोक्रेसी मिल रही है फिजी के अंदर? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल रही है। कॉमनवेल्थ का मेंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ का मेंबर है कौन? फिजी। नेक्स्ट आ गया मेजर जो आइलैंड है विटी लेवू, लार्जेस्ट आइलैंड है, होम ऑफ द कैपिटल ऑफ सुवा एंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन माना जाता है ये अकेला इकलौता आइलैंड। मतलब टोटल 100% पॉपुलेशन का 70% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है? विटी लेवू में। नेक्स्ट आ गया वनुआलेवु। अब वनुआलेवु जो है वो है सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड। दोनों की दोनों स्लाइड पे दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट न्यूज में है टाइफून। क्या है न्यूज में? टाइफून। अब ये टाइफून जो है इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइफून कजीकी, ये न्यूज में है टाइफून कजीकी। इसने स्टक करा है वियतनाम के कोस्टल प्रोविंस को, वियतनाम के उस शहर को, उस प्रांत को जो कि कोस्टल एरिया में है, मतलब समुद्रीय तट के इलाके में है। कोस्टल एरिया आपको पता ही है। रिजल्टिंग, और उससे हुआ क्या? बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो गई, क्रॉप बहुत ज्यादा खराब हो गई, और बहुत ज्यादा और प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो गई। अब ये ओरिजिनेट कहां पे हुआ था? कौन ओरिजिनेट हुआ था? टाइफून कजाकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कि टाइफून का नाम क्या था? कजाकी। इफेक्ट करा इसने कहां पे? वियतनाम के कोस्टल प्रोविंस के ऊपर। थर्ड, इसका ओरिजिन कहां पे हुआ? फिलीपींस, ओवर द फिलीपींस इसका ओरिजिन हुआ। किसका? टाइफून कजाकी का। स्ट्रेंथन्ड ओवर द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के ऊपर ये स्ट्रेंथन अप हुआ। टॉपिक ना ये जो टाइफून है ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है पूरा, तो चलो उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी नहीं कि पूरा ज्योग्राफी में चली जाऊं, वैसे नहीं समझाऊंगी, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देख लेने हैं। अच्छा, और इसने हिट करा चाइना और वियतनाम को एज कैटेगरी 2 स्टॉर्म ऑन सैफिर सिम्पसन स्केल। तो आपने सीधा
दो बातें याद रखनी है। पहला, टाइफून का नाम टाइफून कजाकी है, हिट करा इसने वियतनाम के कोस्टल प्रोविंस को, ओरिजिन हुआ इसका ओवर द फिलीपींस, और इसको और ज्यादा पार कहां से मिली, साउथ चाइना सी के पास इसको और ज्यादा पार मिली, किसको, टाइफून को। और ये हमने किसके ऊपर देखा है, सैफर सिम्पसन स्केल जो है उसके ऊपर मेजरमेंट करी गई। टाइफून अब होते क्या हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर, पर्टिकुलरली इन साउथ एशिया एंड चाइना के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टाइफून्स। जैसे आपने टॉर्नेडो सुना होगा ना, तो अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग नाम है। विली विली बोला जाता है कुछ कंट्रीज में, कुछ में टॉर्नेडो बोला जाता है, कुछ में साइक्लोन बोला जाता है, कुछ में टाइफून बोला जाता है। तो देखेंगे अभी हम कि किस कंट्री में इसको किस नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, वियतनाम। अब ये वियतनाम की बात है तो न्यूज में है वियतनाम, तो कैपिटल है इसकी हनोई। किसकी, वियतनाम की, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। बॉर्डर पे है इसके चाइना, एक तरफ से चाइना का बॉर्डर है नॉर्थ वाली साइड से, लाओस एंड कंबोडिया वेस्ट वाली साइड है, साउथ चाइना सी जो है वो ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट आ जाओ, साउथ की तरफ है मिकोंग, और जो रेड रिवर है ये है इसके नॉर्थ में। तो इसकी लोकेशन सारी ध्यान से देखनी है, लोकेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। अब जो इसकी रिवर्स हैं जो कि फ्लो करती हैं साउथ चाइना सी, अनामाइट एंड कॉर्डेलरा इज मेजर माउंटेन रेंज यहाँ की देखने को मिलती है हमें वियतनाम के अंदर। वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रेंच कॉलोनियल रूल से 2 सितंबर 1945, इस वजह से भी ये न्यूज में था। अब देखते हैं हम किसको क्या बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है, टॉर्नेडो बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है, किस कंट्री के अंदर इस उठने वाले चक्रवात आपने सुना होगा, साइक्लोन बोल देते हैं या फिर एंटी साइक्लोन बोल देते हैं, तो किस जगह पे इसका क्या नाम रखा गया हम वो देखेंगे। सबसे पहले आ गया हरिकेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिकेन। तो ये जो हरिकेन टर्म है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए यूज करी गई है, और किधर, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, कहां पे, हरिकेन टर्म जो है। अब कैसे लर्न करेंगे, हरिकेन मतलब बहुत ज्यादा हरी में है, हरी में मतलब जल्दी में है। एक अंटी मतलब अटलांटिक, अंटी अटलांटिक, और बाद में हमने आंटी को बोला कि आंटी पीसफुली काम करो, इतनी हरी में नहीं रहना। एक आंटी बहुत ज्यादा हरी में है, जल्दी में है, हमने बोला आंटी पीसफुल काम करो, पीसफुल से हो गया पैसिफिक, आंटी का मतलब हो गया अटलांटिक, और बहुत ज्यादा हरी में है, हरी मतलब जल्दी, अलग बात है, यहाँ पे हरिकेन है। नेक्स्ट आ जाओ, टाइफून, नाम से क्लियर हो रहा है, टाइफून, टाइक्वांडो, द नेम फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टाइफून नाम जो दे रखा है वो कहां पे, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर और जापान या फिर फिलीपींस के अंदर। अब देखो, टी से टाइफून है, जापान, फिलीपीन, और टी से क्या बन गया, टाइफून। तो आपने याद क्या रखना है, जेपीटी। एक एग्जाम होता है जेवीटी का एग्जाम, बट ये क्या है, जेपीटी, जेवीटी नहीं, जेपीटी। जे से जापान, पी से फिलीपींस, और टी से क्या आ गया, टाइफून्स। यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या बोला जाता है, टाइफून्स बोला जाता है। कहाँ कहाँ पे, जापान के अंदर, और पी से फिलीपींस के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, साइक्लोन। ये साइक्लोन नाम कहाँ दे रखा है, साइक्लोन हमारे यहाँ पे बोला जाता है तो इंडियन ओशन के अंदर, इंडियन ओशन के साथ साथ साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर इसका नाम क्या है, साइक्लोन। तो इंडिया में इनको नाम क्या दिया गया है, साइक्लोन। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये कहां बोला जाता है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो एक जनरल टर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज करी जाती है एक रोटेटिंग स्टॉर्म्स के लिए। आपने ना, मतलब मेरे को देसी भाषा में पता है कि इधर हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इतनी तेज हवा उड़ती है, चलती है, कोई कपड़ा वगैरह भी उसके अंदर आ जाए ना तो उसका एक सेंटर होता है बीच में, वो जो राउंड ऐसे चलता है, ये राउंड, जैसे पानी के अंदर वो बिल्कुल राउंड होता है ना कि उसके अंदर जो गिरा वो सारा डेप्थ में चला जाता है, सेम इसी तरह से हवा के अंदर ये बनते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनका एक जनरल टर्म है। नेक्स्ट आ जाओ, सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन हैं ये आपके बनते हैं इंडियन और साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो हैं ये आपके बनते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन
के अंदर, जो कि डिस्क्राइब करता है इन स्टॉर्म्स को, साइक्लोनिक स्टॉर्म नाम से क्लियर हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट है उस पे लगाओ डबल स्टार। विली विली, अ रीजनल टर्म समटाइम यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। आपने लर्न कैसे करना है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बिल्लियां मतलब कैट बहुत ज्यादा पसंद है। विली विली, तो बिल्ली बड़ी पसंद है किनको, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, ऐसे याद कर लेना है। तो विली विली नाम जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को दे रखा है वो कहां दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन जरा हम इनके ऊपर देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन नोन एज टाइफून। किस जगह पे आपको नजर आ रहा है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन या फिर साउथ पैसिफिक ओशन, और वर्ड कौन सा दे रखा है, टाइफून। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन में कवर कराई है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर इनको क्या बोला गया, टाइफून बोला गया। बेटा इनके नेम आपने अलग अलग लर्न कर लेने हैं कि किस एरिया के अंदर, जैसे हमने बात करी है जेपीटी, जेवीटी का एग्जाम नहीं देना है, जेपीटी का एग्जाम देना है। तो जे से क्या बन गया आपका, जापान, पी से बन गया फिलीपींस, और वहां पे टी से क्या बन गया, टाइफून। विली विली, विली विली मतलब विलियां पसंद हैं बहुत ज्यादा कहाँ के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया। तो विली विली नाम इसका ट्रॉपिकल साइक्लोन का कहाँ पड़ गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ गया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड बात आई है वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहाँ की आई है, जो बिल्कुल हमने टॉप पे करा था, हरिकेन। बहुत ज्यादा हरी में है एक आंटी, आंटी मतलब अटलांटिक, और हमने बोला आंटी पीसफुल तरीके से काम करो, तो मतलब पैसिफिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बहुत ज्यादा न्यूज में बहुत ज्यादा रील्स आपको इसके ऊपर देखने को मिली होंगी, मीम्स देखने को मिले होंगे, और किसके ऊपर, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर। तो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट इन इंडिया, बैलेंसिंग करा जा रहा है इसके थ्रू पब्लिक सेफ्टी एंड एनिमल वेलफेयर को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने लिए। तो सबसे पहले न्यूज में है क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू करा है एक सो मोटो डायरेक्टिव लिया है खुद से अपने एंड पे, टू रिमूव करने के लिए किनको, स्ट्रे डॉग्स को, इंडियन नेशनल कैपिटल रीजन से, दिल्ली एनसीआर रीजन से, और जिसमें ट्रेजिक अटैक हुए हैं बच्चों के ऊपर, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सो मोटो लिया है स्ट्रे डॉग्स के ऊपर। मतलब अपने आप से एक एक्शन लिया। दिस डायरेक्टिव हैज स्पार्क्ड डिस्कशन on legal and ethical aspect of balancing public safety with animal welfare। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई हम तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसको, कि पब्लिक सेफ्टी जो है वो भी मेंटेन रहे, एनिमल वेलफेयर जो है वो भी हमारा अच्छे से चलता रहे, तो हम तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा हम देखते हैं कि जो ये इतना बड़ा टॉपिक, इतना न्यूज़ बन चुका है, जिसके अंदर इतनी मीम्स बन चुके हैं, इतनी रील्स बन चुकी हैं, हमारे लिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हैं फॉर स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट के लिए इंडिया के अंदर वो क्या हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 246, कौन सा आर्टिकल बेटा, आर्टिकल 246 का क्लॉज 3। नो डाउट मुझे पता है कि आप क्लास को पढ़ते पढ़ते पागल हो गए होंगे कि मैम इतने आर्टिकल्स हम कहाँ से लर्न करेंगे। बेटा करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपके सामने एक रील आई है स्ट्रे डॉग्स को लेकर, और आई थिंक जितने स्टूडेंट्स का देख रहे होंगे सब ने देखी होंगी रील्स। जब वो रील की पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गई ना, तो आप उस रील को जब भी याद करेंगे तो आप आईज क्लोज करेंगे, और आईज क्लोज करके याद करेंगे कि वो जो रील मैंने देखी थी उस रील के ऊपर मैंने बड़ा सा रेड कलर के अंदर या ब्लैक कलर के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 246 क्लॉज 3। ऐसे होगा, समझ गए। चलो आर्टिकल 246 क्लॉज 3 जो है ये क्या बोलता है कि मैनेज करा जाए प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट करी जाए लाइफ स्टॉक की, प्रिवेंशन करा जाए प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज, वेटनरी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस प्रोवाइड करी जाए। ये आर्टिकल 246 क्लॉज 3 कह रहा है। आर्टिकल 243W एंड आर्टिकल 246 ये क्या कह रहा है, लोकल बॉडीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कंट्रोल करने के लिए स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को। कौन सी बॉडीज, लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज में कौन आ जाएगा, लोकल बॉडीज में आ जाएगा बेटा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 एज वेल पार्ट 9A, मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटी। अब डिपेंड करता है कि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके आगे मैंने आपको 3 डिवीजन बताए थे, तो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि एरिया के अकॉर्डिंग उसमें कौन सी
एक्टिव है म्यूनिसिपैलिटी, मतलब नगर पालिका है, म्यूनिसिपल काउंसिल है या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो कहते हैं ये उनका काम है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग दे रखा है उनको काम? आर्टिकल 243 क्लॉज W एंड आर्टिकल 246, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 51A क्लॉज G क्या बात बोल रहा है? तो आर्टिकल 51 क्लॉज A सब क्लॉज G बात कर रहा है, सॉरी 51A सब क्लॉज G, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू शो कंपेशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो कहने का मतलब ये याद रखनी है आपने, क्योंकि पार्ट 4A आर्टिकल 51A डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटी, समझ गए? पार्ट 4A आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल हमारी। कितनी ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। स्टार्टिंग में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी? कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। स्वर्ण सिंह कमेटी आई, उसके बेस के ऊपर कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी, मैंने ऑलरेडी बताया भी था, स्वर्ण सिंह कमेटी 1975 में इसको अपॉइंट करा गया। इस कमेटी ने दी अपनी रिकमेंडेशन, और वो जो रिकमेंडेशन दी हैं वो दी है 1976 के अंदर, और इनकी रिकमेंडेशन के अंदर कॉन्स्टी में करा गया 42nd अमेंडमेंट 1976, जिससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई 86th अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 के अंदर, जिसमें कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई। तो टोटल होगी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल तो सेम ही है 51A, है ना? तो 51A सब क्लॉज A, 51A सब उसका क्लॉज B, 51A क्लॉज C, 51A क्लॉज D, इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। उसमें से 51A क्लॉज G जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी बता रहा है कि ये सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो शो करें अपना कंपेशन जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए। बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कहीं पे भी बाइंडिंग नहीं है। अलग बात है उनके लिए अगर एक्ट आ जाता है फिर वो बाइंडिंग हो जाएंगी, सेम जैसे डीपीएसपी हैं। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 21। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 जो है उसको भी इसमें एक्सपेंशन दिया गया। आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागा राजा 2014 का केस, जिसमें उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड करा राइट टू लाइफ एक्सटेंडेड टू एनिमल्स, जिसमें जलीकट्टू केस बड़ा फेमस हुआ था, जलीकट्टू केस, वो उस केस का रेफरेंस दिया गया। तो अब लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है इस चीज को लेकर? प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 में ये एक्ट आया जो कि प्रोहिबिट कर रहा है कि क्रूएलिटी को प्रोहिबिट करा जाए और मैंडेट करा जाए ह्यूमन ट्रीटमेंट किनके साथ? एनिमल्स के साथ। नेक्स्ट आ गया एनिमल बर्थ कंट्रोल मतलब ABC रूल्स 2023 प्रोवाइड कर रहा है कि स्टेरिलाइजेशन करी जाए एनिमल्स की, जिसमें स्ट्रे डॉग भी होंगे, उनको प्रॉपर वैक्सीनेट करा जाए और रिलीज करा जाए स्ट्रे डॉग को बैक टू देयर हैबिटेट उनको रिलीज करा जाए। नेक्स्ट आ जाओ रेबीज कंट्रोल एफर्ट्स, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसकी वजह से हुई है क्योंकि काफी केसेस देखने को मिले हैं दिल्ली NCR के अंदर कि जिनको स्ट्रे डॉग्स ने काटा वो लोग तकरीबन रेबीज की वजह से मतलब डेथ केसेस सामने आए। तो बहुत ज़्यादा डेथ केसेस सामने आए, इसलिए सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम NRCP, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखता है, एम इसका क्या है? रेबीज को एलिमिनेट करना बाय 2030। अब ये इसका एम है। अब इस एम को फुलफिल अगर करना है तो इट मीन्स हमें जितने भी एनिमल्स हैं उनको वैक्सीनेट भी करना पड़ेगा, उनकी स्टेरिलाइजेशन भी करनी पड़ेगी। तो क्या बोला गया है कि रेबीज को एलिमिनेट करना है इंडिया से कब तक? बाय 2030 तक, थ्रू वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन एंड सर्वेलेंस, इसके बेस के ऊपर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ गया अब क्वेश्चन हम जरा इसके ऊपर देखते हैं। व्हाट इज अ प्राइमरी एथिकल कंसर्न इन मैनेजिंग
stray dog population according to the animal welfare law in India. क्या राइट टू लाइफ ऑफ स्ट्रे डॉग वर्सेस पब्लिक सेफ्टी ये है, या द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम ये देखा जाएगा, या फिर कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग स्ट्रे डॉग्स ये देखी जाएगी, या फिर स्पीड ऑफ डॉग बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो हैं ये देखे जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हमें क्लियर ही है ऑलरेडी, द राइट टू लाइफ ऑफ स्ट्रे डॉग वर्सेस पब्लिक सेफ्टी, यही तो हमारा टॉपिक है। जब हमने न्यूज की हेडलाइन देखी है तो हमने इस न्यूज हेडलाइन के अंदर जो हेडलाइन देखी है हमने वो यही है कि न्यूज में है क्यों, तो न्यूज में है क्यों भाई, पब्लिक सेफ्टी की वजह से तो ये न्यूज में है। टॉपिक आपका देखो, स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट इन इंडिया बैलेंसिंग पब्लिक सेफ्टी एंड एनिमल वेलफेयर, तो हमारा ये क्वेश्चन वहां से डिराइव हो गया। नेक्स्ट आ गया, व्हाट ह्यूमन मेजर्स आर प्रोवाइडेड फॉर इन द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 इन इंडिया। क्या वो इनडिस्क्रिमिनेट है किलिंग एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स को, या फिर स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और रिलीज है स्ट्रे डॉग्स का बैक इनटू देयर हैबिटेट, या कीपिंग स्ट्रे डॉग इन एनिमल शेल्टर इनडेफिनेटली, या फिर प्रोवाइड करा जा रहा है एक फॉर्मल अडॉप्शन प्रोसेस फॉर ऑल स्ट्रे डॉग्स। तो आपको पता ही है कि इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। स्टेरिलाइजेशन, उनका वैक्सीनेशन जरूरी है और रिलीज करना जरूरी है स्ट्रे डॉग को बैक इनटू देयर हैबिटेट। नेक्स्ट आ जाओ, अंडर इंडियन लॉ हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग स्ट्रे डॉग। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कौन प्राइमरली फोकस, किसका काम है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है स्ट्रे डॉग्स को देखना। एनिमल वेलफेयर एनजीओज लाइक पेटा, पता ही है आपको, है ना, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। लोकल सिटीजन एंड विजिलेंट ग्रुप्स को, या म्युनिसिपल अथॉरिटीज को, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। तो आंसर हमें ऑलरेडी क्लियर है क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हैं। कौन सी अथॉरिटीज, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, तो हमने यहाँ पे बात करी है म्युनिसिपल अथॉरिटी की नहीं, लोकल बॉडीज की। तो लोकल बॉडीज के अंदर अगर ये चीज दिल्ली एनसीआर के अंदर ना होकर किसी ऐसे जैसे हिमाचल में हो गई, पंजाब में हो गई, तो भाई वहां पे पंचायती राज भी आएगा, वहां पे एमसी भी आएगी, ठीक है। तो पंचायती राज एज वेल एमसी इनका काम बनता है। लोकल बॉडीज आंसर जाएगा इसका प्रॉपर, एग्जैक्ट में इसका आंसर लोकल बॉडीज जाएगा, बट यहाँ पे कहीं पे भी लोकल बॉडीज नहीं दे रखा है, इसलिए हमने क्या किया है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज आंसर ले लिया। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न एसोसिएटेड विद अ लार्ज स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। तो नॉइज पॉल्यूशन करना सिर्फ ये है, या डॉग बाइट एंड द रिस्क ऑफ रेबीज है, या स्प्रेड ऑफ कैनाइन स्पेसिफिक प्लांट डिजीज है, या फिर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है। तो आपको पता ही है भाई, नॉइज तो यहाँ पे क्या करेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या करेगी, तो इस चीज से बचने के लिए डॉग बाइट एंड द रिस्क ऑफ रेबीज, और हमें रेबीज से इंडिया को आजाद करवाना है कब तक, 2030 तक, इसलिए कुछ एक्शन लेने जरूरी हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेटा इसने सरपास कर लिया है 23 करोड़ यूनिक ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ जुलाई 2025 के अंदर था, और जस्ट 3 मंथ्स आफ्टर रीचिंग 22 करोड़, समझ गए। इसलिए ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपकी न्यूज में है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये आपने देखी भी होगी न्यूज के अंदर, इस पिक को आपने देखा भी होगा। तो NSE है क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया का एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है और लार्जेस्ट ग्लोबली बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन और डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखता है ये, और ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है और क्रिटिकल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। अब इनकॉर्पोरेट करा गया था इसे 1992 के अंदर, और रिकग्नाइज करा था इसने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, कब, अप्रैल 1993 के अंदर, और ये ऑपरेशनल कब हुआ, 1994 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। 4.7 लाख विलेजेस हैव बीन कल्चरली डॉक्यूमेंटेड अंडर द मेरा गांव मेरी धरोहर। अगली न्यूज आ गई हमारी, तो NSE हमारा इसी के साथ खत्म हुआ, बस ये 2-4 बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया मेरा गांव मेरी धरोहर, ये इनिशिएटिव क्या है, तो ये है क्या बेटा, कल्चरल मैपिंग है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन विलेजेस।
इंडियन विलेजेस का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ये उसके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है। ये जून 2023 के अंदर इसे स्टार्ट करा गया था अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। इसकी सेलिब्रेशन करी जाती है। एम इसका है मैप करना, प्रिजर्व करना और डिजिटली एक ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम एक्वायर करना, रिचुअल्स को देखना, ओरल ट्रेडिशंस को, फेस्टिवल को, लोकल आर्ट फॉर्म को देखना अक्रॉस 6.5 लाख विलेजेस। तो इस बार भी आजादी के अमृत महोत्सव में इसको फिर से सेलिब्रेट करा गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारी न्यूज। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि। कौन सी एक्सरसाइज? दिव्य दृष्टि। कहां पे? ईस्ट सिक्किम के अंदर, जिसमें टेस्ट करा गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बैटलफील्ड अवेयरनेस को, रियल टाइम सर्विलेंस को और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज को अंडर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल कंडीशन। इसलिए नाम क्या दे रखा है इसको? एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि। कौन सी एक्सरसाइज? दिव्य दृष्टि। अब जरा देख लें इसके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि में एआई इंटीग्रेटेड सर्विलेंस इसको देखा गया। इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स ने इसे करा है लॉन्च। किसे? एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि को। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड मतलब आपको पता ही, मतलब कंटेमिनेटेड एरिया, खराब हो गया जो, जहां पे रुका हुआ पानी है या लोग उसमें कूड़ा ये वो सब कुछ फेंके जा रहे हैं, कंटेमिनेटेड साइट हो गई। रूल 2025 जो कि ऑफर कर रहा है इंडिया का फर्स्ट लीगल फ्रेमवर्क, साइंटिफिकली जो आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा एंड क्लीन अप करेगा केमिकली कंटेमिनेटेड साइट्स को, जो कंटेमिनेट साइट हो चुकी हैं, जगहें खराब हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा कूड़ा करकट ये वो की वजह से उसे केमिकली क्या करा जाएगा? क्लीन अप करा जाएगा। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कंटेमिनेटेड साइट रूल 2025 जो है वो क्या कह रहा है? एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा जाएगा जो कि अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के काम करेगा, मैनेज करेगा, असेस करेगा और रीमेडिएट करेगा केमिकली कंटेमिनेटेड साइट को पूरे इंडिया के अंदर। जो मिनिस्ट्री इसे नोटिफाई कर रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कंटेमिनेटेड साइट्स होती क्या हैं? साइट्स वेयर हैजार्डस और केमिकल वेस्ट वाज डंप्ड हिस्टोरिकली, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन हो रहा है सॉइल का, वाटर का और एयर का। इस सब के अंदर लैंडफिल जो हैं, केमिकल स्पॉइल जोन जो हैं, इलीगल वेस्ट साइट जो हैं और डिफंक्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं, ये सभी कवर अप करे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट न्यूज हमारी। इंडिया ने सेलिब्रेट करा है इंटरनेशनल टाइगर डे 2025। कब? जुलाई 29 को, जो कि हाईलाइट कर रहा है अचीवमेंट ऑफ हाउसिंग 75% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हाइट टाइगर अक्रॉस 58 रिजर्व। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो इंटरनेशनल टाइगर डे, अब ये है क्या? ग्लोबल अवेयरनेस डे था जो कि ऑब्जर्व करा जाता है एनुअली जुलाई 29 को, जिसका एम क्या है? अवेयरनेस को रेज करना अबाउट टाइगर प्रोटेक्शन और उनके हैबिटेट को कंजर्व करना। एस्टैब्लिश हुआ था 2010 के अंदर ड्यूरिंग द पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, जो कि हुई थी कहां? रशिया के अंदर, जिसमें पार्टिसिपेशन करा गया था 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने, जिसमें एक मेंबर इंडिया भी था। तो डेट इसमें याद रखनी है। इंडिया की जो टाइगर कंजर्वेशन जर्नी है वो कब स्टार्ट हुई? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा गया था 1973 के अंदर। तो मतलब इंडिया टाइगर कंजर्वेशन जर्नी जो है वो 1973 से स्टार्ट हो चुकी है थ्रू द प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें स्टार्टिंग में थे 9 रिजर्व और एक्सपैंड करा गया है 9 रिजर्व से अब कहां तक? 58 टाइगर रिजर्व तक। गवर्नमेंट इसको गवर्न कौन करता है टाइगर रिजर्व को? तो टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब एनटीसीए। रिजर्व जो हैं वो कवर कर रही हैं अब 2% ऑफ द इंडियाज लैंड एरिया, मतलब इंडिया की 100% लैंड एरिया में से 2% का लैंड एरिया सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया? टाइगर रिजर्व
कवर कर रहे हैं। पहले स्टार्टिंग करी गई थी 9 टाइगर रिजर्व से, अब ये बढ़कर कहां तक पहुंच चुका है 58 टाइगर रिजर्व तक ये पूरी की पूरी चीज हमारी पहुंच चुकी है। और जो अचीवमेंट हुई है, हमने वो अचीवमेंट क्या करी है, डबल हो चुकी है हमारी टाइगर पॉपुलेशन 1400 इन 2006 और 3682 किस में हो चुकी है 2024 तक। हमने ग्लोबल का T/2 मतलब जो टाइगर रिजर्व का जो टारगेट था वो हमारा अप टू डेट चल रहा है। टाइगर ऑक्यूपाई कर रही हैं 138.200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट शेयर विद 60 बिलियन पीपल। तो कहने का मतलब है जो टाइगर ने ऑक्यूपाई कर रखा है एरिया वो हमारा इतना स्क्वायर किलोमीटर है। बस ये याद रखना है। 9 से बढ़ के हो गए 58। देखता कौन है, NTCA। और सेलिब्रेट करते हैं हम एनुअली कब, 29 जुलाई को। कौन सा डे, टाइगर डे। ये 4 बातें आपने रखनी है अपने दिमाग के अंदर, ओके। हाँ जी, तो इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल कंजर्वेशन के अंदर, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर जो पॉपुलेशन है वो 18% ऑफ द ग्लोबल टाइगर हैबिटेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब अगर इंडिया इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कहने का मतलब है हमारा जो इंडिया का मॉडल है टाइगर को कंजर्व करने में, टाइगर रेंज नेशंस के अंदर हम लोग कवर अप हो रही हैं, इंडिया इसमें कवर अप कर रहा है अपने आप को। तो कब लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि एक मेजर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है टाइगर्स के लिए और उनके हैबिटेट के लिए, ये कब लॉन्च हुआ? 65 में, 73 में, 80 में, 92 में। ऑलरेडी हम इसका आंसर कर चुके हैं। तो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लॉन्च करा गया था अप्रैल 1973 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च करा कंजर्व करने को, किसको, टाइगर को और उनके नेचुरल हैबिटेट को। ठीक, तो बेटा आज हमारी जो लास्ट न्यूज है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अगले अपडेट के साथ। गुड बाय, राधे राधे।